हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेली टाइम्स पर। आपको पूरी कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रीबर्थ ऑफ डोमिनेटिंग डेविल एपिसोड 9। अर्नव अपने तीनों दोस्तों के साथ रेड लाइट एरिया में आ गया था। वो बाइक से उतरा और रेड लाइट एरिया के अंदर जाने लगा। इस बार वो तीनों भी बाहर नहीं रुके बल्कि अंदर की तरफ जाने लगे। शायद उन्हें पता चल गया था कि अर्नव यहाँ क्यों आता था। वो गुस्से से दनाते हुए अपनी शर्ट की स्लीव्स को फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ आ रहा था। जितनी भी लड़कियां बाहर लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए खड़ी थीं, वो सारी अर्नव को देखकर डर गईं और जल्दी से अपने अपने कोठे के अंदर भाग गईं। शायद सबको पता चल गया था कि अर्नव यहाँ क्यों आता है। वो उसी कोठे के अंदर घुसा जिसमें वो अक्सर जाया करता था और वो पुरानी टूटी फूटी सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। वो उस कमरे के बाहर आकर रुक गया जिसमें वह हमेशा जाता था और अपने लात से उसने उस कमरे के गेट को तोड़ दिया। हर बार वह आता था और कमरे के गेट को तोड़ दिया करता था। अंदर एक लड़की बेड पर थी। उसके कपड़े बिल्कुल अस्त व्यस्त थे। ऊपर ब्लाउज भी नहीं था और नीचे पेटीकोट था। उस पर एक आदमी लेटा हुआ था जिसका हाथ उसकी पेटीकोट की तरफ बढ़ रहा था और वो उसकी गर्दन को जानवर की तरह चबा रहा था। जैसे ही उस लड़की ने अर्नव को देखा, उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण आ गई। उसने अपनी आंखों से कहा, मुझे बचा लो, मैं इसे और नहीं झेल सकती। अर्नव गुस्से से आगे बढ़ा और पास रखी पुरानी जंग लगी लकड़ी को उठाया और उस आदमी के पेट पर दे मारा। वो आदमी उस लड़की से दूर हो गया। जल्दी से उस लड़की ने बिस्तर से उठकर अपना फटा हुआ ब्लाउज उठाया जो उस आदमी ने ही फाड़ दिया था और उसे पहन लिया। उसने दुपट्टे से खुद को ढक लिया। अर्नव बेतहाशा बिना रुके उस आदमी को लकड़ी से मारता जा रहा था। वो गुस्से से बोला, मैंने बोला था कि इस कमरे में कोई भी मर्द नहीं घुसेगा, फिर भी तुम आते हो। तुम्हें नहीं पता कि अर्नव सिंह रायजादा कौन है, लेकिन अब पता चलेगा। उसके बाद उसने अपनी लात उस आदमी के नाजुक हिस्से पर मारी। वह आदमी दर्द से चीख गया और नीचे गिर गया। फिर भी अर्नव उसे बिना रुके डंडे से मारता रहा। उसने उस लड़की को अपनी तरफ इशारा करते हुए बाहर जाने के लिए कहा। वो लड़की वहां से बाहर निकल गई। तभी एक मोटी सी तंदुरुस्त औरत वहां आई और बोली, हमेशा आता है और लड़कियों को बचा लेता है। क्या लगती है ये लड़की तेरी, जो हमेशा तू आता और इसे बचा लेता है? कहते हुए वो औरत अर्नव का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। क्योंकि वो आदमी जो पीट रहा था वो उसका ग्राहक था। उसने उस लड़की के बदले पूरे 50,000 रुपए दिए थे। वो अपने 50,000 रुपए का नुकसान नहीं चाहती थी। लेकिन तभी मेघ, तरुण और अक्षय ने उसे रोका। उन्होंने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे पीछे की तरफ खींचा और बोले, ओ मोटी चमड़ी की औरत, दूर हो जाओ। अर्नव जो कर रहा है सही कर रहा है। तेरी वजह से ही उस लड़की की हालत इतनी बुरी हुई है। वो औरत अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, काम यही है औरतों का, कमर तुड़वाना और इन सब के साथ ये सब करना ही काम है। पैसा मिलता है, इन्हें खाना देती हूँ, नहीं तो भिखारी बन जाएंगी। मेघ ने गुस्से में कहा, बहुत ज्यादा इज्जतदार हो गई हो तुम। यहाँ अपनी कमर तुड़वाने से अच्छा भिखारी होना अच्छा होगा। औरत बोली, ये लड़का इसी कमरे में आकर लड़कियों की जान क्यों बचाता है? और भी तो कमरे हैं, वहां भी तो ये सब होता है। वहां तो नहीं आता, इसी कमरे से क्या फर्क पड़ता है? मेघ बोला, ज्यादा बातें मत कर। अर्नव जो करता है वो क्यों करता है, ये तुझे बताना हम जरूरी नहीं समझते। तब तक अर्नव ने उस आदमी को मार मार कर अधमरा कर दिया था। वह आदमी किसी तरह खड़ा तो हो गया, लेकिन बेहोश होने की हालत में पहुंच गया। उसने कांपते हुए कहा, मैं खुदा की कसम खाता हूं कि अब कभी किसी आदमी को इस कोटे में नहीं भेजूंगा। इस कोटे में हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, बल्कि हमारी जिंदगी बर्बाद होती है। फिर उसने कहा, तूने बहुत गलत इंसान से पंगा लिया है रे लड़के। जोगी नाम है मेरा, और जोगी से पंगा बहुत महंगा पड़ेगा। अर्नव ने उसे फिर से डंडा मारते हुए कहा, और अर्नव सिंह रायजादा से पंगा तुझे सीधा यमराज तक पहुंचा देगा। इस कमरे में मुझे तू नजर नहीं आना चाहिए। उसके बाद वह नीचे चला गया। हॉल में मेघ, तरुण और अक्षय ने तालियां बजाईं। सारी की सारी लड़कियां जो कोठी के अंदर थीं, वो कमरे से बाहर आ गईं। उनके बदन पर कपड़े बिल्कुल भी ठीक से नहीं थे, सब कुछ अस्त व्यस्त था। लेकिन उन चारों ने उन लड़कियों के बदन पर नजर न डालकर उस मोटी औरत की तरफ देखा और कहा, इस कमरे में कोई भी लड़की जा सकती है, लेकिन रेप करने के लिए कोई मर्द नहीं जाएगा। अगर गया तो देख लेना। उस औरत ने कहा, तुझे कैसे पता चल जाता है कि इस कमरे में कोई मर्द है? अर्नव बिल्कुल उसके सामने आया और बोला, ये तो मेरा सीक्रेट है और मैं नहीं बताने वाला।
उसके बाद उसे वार्निंग देकर वह वहां से चला गया। वह औरत गुस्से से बोली, कौन है रे दगाबाज जो इसे बता देता है कि यहाँ पर उस कमरे में कोई मर जा रहा है? सब खामोश रहे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि कौन अर्नव को खबर पहुंचा देता था। अर्नव रेड लाइट एरिया से निकल गया। मेघ ने बाइक को चालू किया, लेकिन वो घर न जाकर बीच की तरफ चले गए। अर्नव बाइक से उतरा और उसने अपनी फोल्ड की हुई शर्ट खोल दी और ऊपर के 2 बटन भी खोल दिए। फिर नंगे पांव बीच की तरफ बढ़ गया। वो काफी आगे तक चला गया, जहां लहरें उसके पांव को भिगो रही थीं। अर्नव बस लहरों को देख रहा था और उसमें उसे एक लड़की का हंसता हुआ चेहरा नजर आ रहा था, जो कि फिलहाल धुंधला था। वो लड़की हंस रही थी, किसी लड़के से लड़ रही थी, प्यार कर रही थी। अर्नव के चेहरे पर पहले तो मुस्कान आ गई, लेकिन अचानक से वह हंसी चीख में बदल गई। अर्नव की आंखों से आंसू निकलने लगे। वह अपने घुटनों पर बैठ गया और अचानक से वो लड़की धीरे धीरे पानी में से गायब होती दिखी। अर्नव की आंखें अजीब हो गईं और वह रेत पर अपना हाथ मारने लगा। कहाँ हो, कहाँ हो? ऐसे नहीं जा सकती, मुझे छोड़कर। कहाँ हो, कहाँ हो? वापस आओ, वापस आओ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। वापस आओ, वापस आओ। और उसके बाद अर्नव ने अपने हाथों को पीछे किया, अपना चेहरा ऊपर किया और जोर से चिल्लाया, दीपाली। मेघ, अक्षय और तरुण वहीं खड़े थे। उन तीनों की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बहुत गलत किया था उन लोगों ने। अक्षय ने कहा, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। चलो, उसे संभालते हैं। उसे घर भी जाना है। अगर घर में पता चल गया कि यह आज फिर रेड लाइट एरिया गया था, तो अंकल इसे फिर डांटेंगे। वह तीनों आगे बढ़े और उन्होंने अर्नव को आराम से उठाया। अर्नव की हालत पूरी तरह खराब हो गई थी। उसने अपना सिर मेघा के कंधे पर रख दिया और बोला, क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ? क्यों मुझे प्यार नहीं मिला? मुझे उसका साथ चाहिए था। जिंदगी भर साथ देने का वादा किया था उसने। उसने कहा था, मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। तो फिर क्यों चली गई? भगवान ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, उसे छीन लिया मुझसे। मैं मर जाऊंगा उसके बिना। मुझे उसके पास जाना है। अर्नव की हालत धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। तीनों को लगा कि अगर वो जल्दी उसे घर नहीं लेकर गए तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए उन्होंने किसी तरह उसे संभाला और सिंह रायजादा मैंशन की तरफ बढ़ गए। रास्ते में अर्नव पागल हो गया था। वो बड़बड़ा रहा था, मुझे दीपाली चाहिए, मुझे दीपाली चाहिए, मुझे दीपाली चाहिए। आते वक्त मेघ, तरुण और अर्नव ट्रिपलन कर रहे थे। अर्नव अकेला बाइक के पीछे बैठता तो अपने होश में न होने की वजह से गिर जाता और उसे चोट लग जाती। इसलिए तरुण और मेघ के बीच में अर्नव बैठा हुआ था। दूसरी बाइक पर अकेला अक्षय था। थोड़ी देर बाद वो सिंह रायजादा मैंशन पहुंचे, लेकिन जब पहुंचे तो हैरान हो गए क्योंकि बाहर मिताली और विक्रम खड़े थे। रात के 10 बज गए थे। खाना खाकर वशिष्ठ, सरगम और सारिका अपने कमरे में चले गए थे और सो गए थे। सरगम भी काफी देर तक अर्नव का इंतजार करते करते दवाई खाकर सो गई थी। दवाई का असर उस पर हुआ था और वह गहरी नींद में चली गई थी। अर्नव की हालत बुरी थी, जिसे देखकर मिताली से रहा नहीं गया। वो उसके पास आई, उसका चेहरा पकड़कर अपने सीने से लगाया और बोली, अर्नव बस कर, वो चली गई है। क्यों बार बार वहां जाता है? तुझे लड़कियों को बचाकर क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। वो सुकून जो तुझे दीपाली देती थी, वह तुझे किसी लड़की में नहीं मिलेगा। वहां जाकर लड़कियों को बचाकर तुझे कुछ नहीं मिलेगा। जिन जानवरों ने हमारी दीपाली को नोचकर खत्म कर दिया, वह वापस नहीं आएगी। अर्नव ने कहा, क्यों नहीं आएगी? मुझे चाहिए, मुझे मेरी दीपाली चाहिए। और फिर से अर्नव की आंखों से आंसू लुढ़क कर नीचे गिर गए। आज शायद पहली बार दीपाली को याद करके विक्रम भी रोए थे। वह आगे आए और उन्होंने अर्नव को थाम लिया। अर्नव ने कसकर विक्रम को गले लगाया और बच्चों की तरह रोने लगा। किसी तरह से संभालते हुए वो सभी अर्नव को उसके कमरे में ले आए। फिर विक्रम ने अर्नव के कपड़े बदल दिए। मिताली ने उन तीनों से कहा कि अगर वह चाहें तो रुक सकते हैं। उन्होंने कहा, नहीं, हम घर चले जाएंगे, आप अर्नव का ध्यान रखिए। इसके बाद वो चले गए। मिताली ने विक्रम से कहा, आप अकेले कमरे में चले जाएं, मैं आज अर्नव के साथ रहूंगी। विक्रम ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, पर एक बात कह दो, उससे बोल दो कि वह रेड लाइट एरिया जाना छोड़ दे। वहां जाकर इसकी इतनी बुरी हालत हो जाती है, जब लौट कर आता है तो उसे दीपाली कभी नहीं मिलेगी। मिताली की आंखों से आंसू आ गए और वो बोली, क्या बुरा किया था मेरी बच्ची ने, जो भगवान ने उसे इतनी बड़ी सजा दे दी। मेरा बेटा उसे हम दोनों से ज्यादा प्यार करता था, इसलिए उसे चाहा था।
और भगवान ने उसके प्यार की कदर ही नहीं की। विक्रम ने मिताली के कंधे पर हाथ रखा और उसे सांत्वना देते हुए कहा, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, वक्त के साथ ये भी बदल जाएगा। मिताली ने कहा, 6 साल हो गए, 6 साल, अगर बदलना होता तो बदल जाता। मुझे नहीं लगता कि अर्नव कभी दीपाली को भूलकर आगे बढ़ेगा। मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि अर्नव अपनी मोहब्बत में कहीं डोमिनेटिंग ना हो जाए, क्योंकि वह दीपाली को नहीं बचा पाया, तो जब भी किसी लड़की से मोहब्बत करेगा उसे बहुत प्रोटेक्ट करेगा। विक्रम ने कहा, अच्छी बात है ना, जब भी वो किसी लड़की से मोहब्बत करेगा तो उसे प्रोटेक्ट करेगा। जैसा दीपाली के साथ हुआ, वो किसी और के साथ नहीं होने देगा। वो उस लड़की से बहुत मोहब्बत करेगा और हर चीज से प्रोटेक्ट करेगा। तुम ज्यादा मत सोचो और सो जाओ, मैं भी जा रहा हूं सोने के लिए। मिताली ने सिर हिलाया और विक्रम वहां से चले गए। मिताली अर्नव के पास आकर लेट गई और काफी देर तक उसके सूखे हुए चेहरे को देखती रही, जो रोने की वजह से सूजा हुआ था। फिर उसने उसके माथे को प्यार से चूमा और उसके पास लेट गई। सुबह का वक्त, सिंह रायजादा मैंशन। मिताली अर्नव के कमरे में आई और उसके पास बैठकर उसके सर पर हाथ रखकर उसे उठाने लगी। मिताली ने कहा, अर्नव, 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 उठो अर्नव। मिताली के उठाने पर अर्नव की नींद खुल गई। उसने उबासी ली और अपनी आंखों को हल्का सा खोलकर मिताली को देखा, जो कि उसकी साइड में बैठी हुई थी। उसने अपना सर कैसे हटाकर मिताली की गोद में रख दिया, जिस पर मिताली ने उसके सर पर कुछ पहनाया और कहा, सुबह के 9 बजे बज गए हैं, उठ जा, तुझे कंपनी नहीं जाना। अर्नव ने गोद में रखे अपना सर हिला दिया। मिताली ने कहा, यूं ऐसे हिलाओ मत, चलो उठो। अर्नव उठ गया और अपने बैग को उसने बेड के सिरहाने से लगाया और फोन लेकर बैठ गया। उसने समय देखा तो हैरान हो गया और बोला, मैं इतनी देर तक सो रहा था। मिताली ने कहा, अब रात को देरी से आएगा, देरी से सोएगा तो उठेगा भी देरी से, चल उठो। अर्नव ने ऐसे ही पूछ लिया। सरगम उठ गई। मिताली ने कहा, कब की उठ गई है? 5:30 बजे उठ गई थी वह, और स्कूल के लिए तैयार भी हो गई थी। वो तो स्कूल भी चली गई। अर्नव ने कहा, क्या? और उसकी तबीयत खराब थी ना, आपने उसे स्कूल क्यों भेजा? मिताली ने कहा, क्योंकि वो खुद कह रही थी कि उसे स्कूल जाना है। चलो, तू भी उठ जा, कितनी बातें कर रहा है बैठकर, बाद में भी हो जाएंगी बातें। उसके बाद मिताली उठी और वहां से जाने लगी। अर्नव भी उठ गया और सीधा वॉशरूम में चला गया। नीचे मिताली ने उसका नाश्ता लगा दिया और थोड़ी देर में तैयार होकर अर्नव वहां आया। वहां पर सिर्फ मिताली और विक्रम जी थे, वशिष्ठ और सारिका नहीं थे। ये देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ और बोला, अंकल और आंटी कहाँ हैं? मिताली ने उसकी प्लेट को सीधा कर कहा, मैंने बताया ना, चले गए। अर्नव ने कहा, सरगम स्कूल गई है। विक्रम ने कहा, वो अपने घर में। बेटा, भूल गया क्या? आज उन्हें घर जाना था, वो तो सुबह 7 बजे चले गए थे यहाँ से। अर्नव, जो आराम से आ रहा था, उसकी चाल स्लो हो गई और वह बोला, क्या, घर चले गए? मिताली ने कहा, हाँ, जाना तो था ही, चले गए। चल, आजा, बैठकर नाश्ता कर ले वरना। अर्नव अपनी जगह पर आया और बैठकर नाश्ता करने लगा और फिर बोला, जल्दी नहीं चलेगा, मुझे कोई मिला भी नहीं। मिताली ने कहा, सरगम ने पूछा तेरे बारे में, लेकिन तू सो रहा था, इसलिए मैंने उसे नहीं भेजा तेरे कमरे में तुझे डिस्टर्ब करने के लिए, और वह चली गई। अर्नव ने धीरे से खुद से कहा, बिना मिले भेज दिया उसे? मिताली ने कहा, क्या बोल रहा है, खाने बैठा है, नाश्ता करना शुरू कर। उसके बाद वो कंपनी के लिए चला गया। दूसरी तरफ सरगम क्लासरूम में थी और अपनी क्लासेस को अटेंड कर रही थी। वशिष्ठ रेगुलरली अपने हॉस्पिटल चले गए थे और सारिका का नॉर्मल रूटीन शुरू हो गया था। आज की सारी मीटिंग्स और अपॉइंटमेंट्स को सारिका ने कैंसिल कर दिया था। उसका मन ही नहीं लग रहा था। वो पूरा दिन दीपाली और सरगम के बारे में सोचती रही और उसकी बीमारी के बारे में। सारिका ने खुद से कहा, सही कह रहे थे, अगर एक बार इसे चेक करवा लेना चाहिए। अगर कोई बड़ी बीमारी निकल गई तो, और मैं उसे किसी बीमारी में नहीं देख सकती, दिखाना पड़ेगा सरगम को किसी अच्छे डॉक्टर को। वो बस यूं ही सोचती रही और शाम हो गई। जब उसने घड़ी में टाइम देखा कि 4:30 बज गए हैं, तो उसने अपना फोन उठाया और सरगम को कॉल कर दिया, क्योंकि अब तक वो घर आ जाया करती थी। दूसरी तरफ अभी 5 मिनट पहले ही सरगम घर के अंदर घुसी थी और वह सीधा अपने कमरे की तरफ जा रही थी। वो काफी थकी हुई थी। तभी उसने देखा कि टेबल पर रखा उसका फोन बज रहा है। उसका फोन सारिका ने ले लिया था और उसे उसके कमरे में रख दिया था।
सरगम इतनी थकी हुई थी कि उसने बिना देखे फोन उठा लिया, कान से लगा लिया और बेड पर उल्टा लेट गई और बोली, हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से अर्नव ने कहा, मेरा नंबर डिलीट कर दिया? सरगम ने कहा, अरे, और फिर कान से फोन हटाकर उसने स्क्रीन पर देखा, जहां पर अर्नव का नंबर सेव था। फिर उसने फोन को फिर से कान से लगाया और बोली, हीरो, सॉरी, मैं अभी अभी घर आई हूं ना, तो मैं बिना देखे फोन उठा लिया। अर्नव ने कहा, मतलब तुमने मेरा नंबर डिलीट कर दिया? सरगम बोली, नहीं हीरो, मैंने डिलीट नहीं किया। सच में? आपको स्क्रीनशॉट भेजूं? अर्नव ने कहा, नहीं, बिलीव है मुझे, और तुम बिना मुझसे मिले क्यों घर चली गई? सरगम ने कहा, मैं तो आना चाहती थी आपके कमरे में, लेकिन आंटी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप रात को बहुत लेट आए थे, आपको नींद आ रही है, थक गए हो, तो मैंने भी सोचा कि क्यों आपकी नींद खराब करूं, सोने देती हूं। और वैसे भी पत्नी को पति की नींद बिगाड़नी नहीं चाहिए। अर्नव ने कहा, शास्त्रों में ये भी लिखा है कि अगर पति को अपनी पत्नी की किस बहुत अच्छी लगती हो ना, तो पत्नी उठाने आ सकती है। और तुमने बिना मुझे किस किए आज मुझे छोड़कर चली गई, गलत बात। सरगम, आई मिस यू एंड आई मिस आवर किस। सरगम की आंखें छोटी हो गईं। वो बोली, सच में, मुझे भी मिस कर रहे थे या फिर सिर्फ किस को मिस कर रहे थे? और वैसे भी अच्छा हुआ कि मैं आपके पास नहीं हूं, वरना आज तो आप मेरा वो किस का टेस्ट लेकर ही रहते। और फिलहाल मैं उसे देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। आई नीड प्रैक्टिस, और आप डायरेक्ट टेस्ट लेने की बात करते हो। अर्नव ने तपाक से कहा, प्रैक्टिस करने के लिए भी तो मेरा तुम्हारे पास होना जरूरी है। सरगम ने कहा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं अपने आप से भी कर सकती हूँ। अर्नव ने कहा, वॉट डिड यू मीन कि अपने आप भी कर सकती हो? अपने आप कैसे करोगी? सरगम ने कहा, मेरा सीक्रेट है, मैं नहीं बताऊंगी। सरगम ने बिल्कुल अर्नव की तरह कहा। अर्नव ने कहा, तुम्हारा ना ये दिमाग बहुत ज्यादा चल रहा है। सरगम ने कहा, आपके ऊपर गया मेरा दिमाग। मेरे दिमाग को ना आपके दिमाग की आदत हो गई है, इसीलिए वो आपके दिमाग की कॉपी करना चाहता है। वैसे तुमने सच में सही नहीं किया मेरे साथ। सरगम ने इस पर बेड पर करवट लेते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं ना, जब आऊंगी तब करवा लेना। अर्नव ने कहा, और कब आओगी? सरगम ने इस पर अपनी जीभ बाहर निकाल दी और बोली, पता नहीं, क्योंकि परसों से तो मेरे प्री बोर्ड हैं, और प्री बोर्ड के खत्म होने के ठीक 3 दिन बाद बोर्ड्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं आ पाऊंगी, क्योंकि क्लासेस में अब आपके साथ ऑनलाइन लूंगी। पापा ने मना किया है कि जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाते वहां नहीं जाना। अर्नव ने धीरे से कहा, यह मेरे ससुर जी के। सरगम ने कहा, क्या क्या बोले मेरे पापा के बारे में? अर्नव ने कहा, मैं अपने ससुर जी के बारे में क्या ही बोल सकता हूँ, कुछ भी नहीं। तारीफ कर रहा था कि मेरे ससुर जी को मेरी होने वाली पत्नी की कितनी चिंता है। सरगम ने कहा, वह तो है, क्योंकि वह मेरे पापा है। अब आप फोन रखिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। मैं भी थोड़ी देर में खाना खाकर पढ़ने बैठ रही हूँ। तभी बाहर से सारिका की आवाज आ गई, सरगम, खाना खा लो। और फिर मम्मी आ गई। सरगम ने कहा, आपसे बाद में बात करती हूँ। उसने बिना अर्नव की सुनाई फोन काट दिया। हेलो हेलो बोलता रह गया, और बस फिर कान से फोन हटाकर देखा। अर्नव ने गहरी सांस ली और फिर फोन को रख दिया और अपने काम में लग गया। उसका मन अब भी रिलैक्स नहीं हो पा रहा था। सुबह से वह सरगम से बात करने के बाद ही रिलैक्स हुआ था। टाइम यूं ही निकल रहा था। सरगम के प्री बोर्ड्स कब खत्म हो गए उसे पता भी नहीं चला, और प्री बोर्ड के बाद उसके बोर्ड्स भी आ गए। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई। अचानक से वशिष्ठ को आउट ऑफ कंट्री एक पेशेंट को चेक करने के लिए जाना पड़ा, और वह अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता था। लेकिन उसकी एक और जिम्मेदारी सरगम की तरफ थी। उसने प्रॉमिस किया था कि वह हर दिन सरगम को सेंटर पर लेकर जाएगा और सेंटर से घर लाएगा। लेकिन सरगम भी समझती थी कि पेशेंट पहले है, एक डॉक्टर के लिए, इसलिए उसने वशिष्ठ से कहा कि वह जाए। लेकिन उसकी प्रॉब्लम यहां बढ़ गई थी, क्योंकि सेंटर उसके घर से 3 घंटे की दूरी पर था। जब ये बात अर्नव को पता चली तो उसने कहा कि वो खुद सरगम को छोड़ने भी जाएगा और लेने भी आएगा, और वहीं रुकेगा 3 घंटे, क्योंकि उसके घर से सेंटर सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर था। लेकिन ये भी सरगम के लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात थी, क्योंकि अब सुबह सुबह अर्नव उसके घर आएगा और फिर उसे लेकर सेंटर जाएगा। और वैसे भी शाम का बैच था, रात हो जाती थी सरगम को घर आते जाते। इसलिए मिताली ने कहा कि सरगम को वो उनके घर भेज दे एग्जाम के लिए, ताकि वो वहां आकर पढ़ भी ले और उसका टाइम भी बच जाए,
क्योंकि 3 घंटे में कम से कम एक सब्जेक्ट का कुछ सिलेबस तो कवर हो ही जाता था। एक दिन पहले अर्नव सरगम को लेने के लिए उसके एरिया की तरफ आ गया। सरगम अपना बैग लिए उसका इंतजार कर रही थी। उसने कहा, मम्मी आप भी चलो ना, आप अकेले क्या करोगे, पापा भी नहीं है। सारिका ने कहा, ये घर है ना मेरे पास। सरगम ने कहा, बट आई मिस यू, प्लीज चलो ना। तभी बाहर से गाड़ी के रुकने की आवाज सुनाई दी और थोड़ी देर में अर्नव घर के अंदर आ गया। पता नहीं कितने समय के बाद वह इस घर के अंदर आया था। सब कुछ वैसा का वैसा ही था। अर्नव ने आते ही सारिका को नमस्ते किया। सारिका ने उसे खुश रहने का आशीर्वाद दिया और फिर सरगम का हाथ उसे दे दिया। अच्छे से जाना, कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। सरगम ने कहा, कोई कंप्लेंट नहीं आएगी, आप चलो ना हमारे साथ। अर्नव ने कहा, हाँ आंटी, चलिए ना, आप यहाँ अकेले क्या करोगी। सारिका ने कहा, अकेली थोड़ी हूँ, घर है, घर का इतना सारा काम है, मेरा तो दिन कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा, तुम इसे लेकर जाओ। अर्नव ने कहा, लेकिन फिर भी कोई है नहीं यहाँ पर, घर के सहारे थोड़ी रहा जाएगा इतने दिन, वैसे भी 15 दिन है इसके एग्जाम्स, चलिए सरगम की मान लो। सरगम ने भी कहा, प्लीज मम्मी चलो ना, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी वहां पर। अर्नव ने कहा, आंटी चलिए, वैसे भी यह इतनी रिक्वेस्ट कर रही है तो मान लीजिए, 5 मिनट लगेंगे बैकपैक करने में। सारिका बहुत मन कर रही थी, लेकिन वो दोनों मना ही नहीं कर रहे थे, इसलिए फाइनली उन्हें उन दोनों के लिए झुकना पड़ा। फिर वह भी थोड़ी देर में अपने कुछ कपड़े लेकर बाहर आ गई और उन दोनों के साथ चली गई। उन्होंने वशिष्ठ को मैसेज छोड़ दिया कि अगर वो इन 15 दिन में कहीं बीच में घर वापस आ जाए तो बता दे, सारिका वहां आ जाएगी। और यहाँ पर वशिष्ठ फ्रांस आया हुआ था अपने एक पेशेंट का इलाज करने के लिए। वशिष्ठ अपने पेशेंट के घर से निकला और होटल के लिए जाने लगा। तभी रास्ते में उसे एक अनजान औरत मिली। वशिष्ठ उस औरत को पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पहचान में नहीं आ रही थी। इसलिए उसने सोचा कि जिस औरत की वह कामना कर रहा है शायद वह नहीं है, और वह आगे की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी उस औरत ने भी वशिष्ठ को देखा और खुद से बोली, यह वशिष्ठ मिश्रा लग रहे हैं मुझे, और अगर यह वही हुआ तो। फिर उसने कहा, ट्राई कर लेते हैं, अगर वह हुआ तो रुक जाएगा, पर अगर नहीं हुआ तो चला जाएगा। उसके बाद वह औरत चिल्लाई, वशिष्ठ वशिष्ठ वशिष्ठ। अनजान शहर में अपना नाम इस तरीके से सुनकर वशिष्ठ हैरान हो गया और इधर उधर देखने लगा कि आवाज कहां से आ रही है। तभी उस औरत ने अपना हाथ हिलाया और कहा, इधर आओ वशिष्ठ। वशिष्ठ हैरान हो गया और उसने सोचा कि जिस औरत को वह इग्नोर कर रहा था, क्या वो औरत वही है जो वो समझ रहा था। और वो उसकी तरफ बढ़ गया और बोला, नीलम सिंह रायवंश। नीलम ने कहा, हाँ बुद्धू, मैं नीलम, कैसे हो। नीलम ने कहा, मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन तुम यहाँ फ्रांस में क्या कर रही हो। नीलम ने कहा, मैं बस ऐसे ही घूमने आई थी। वशिष्ठ ने सवाल किया, बेटा और बेटी के साथ। नीलम ने कहा, नहीं नहीं, अकेली आई हूँ, मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में है और बेटी इंडिया में है। वशिष्ठ ने कहा, और तुम्हारे पति। नीलम शांत हो गई और बोली, तुम जानते हो वशिष्ठ कि मेरा उनके साथ क्या हुआ है, क्यों पूछ रहे हो। वशिष्ठ ने कहा, सॉरी। नीलम ने कहा, चलो मेरे साथ। वशिष्ठ ने कहा, कहाँ। नीलम ने कहा, मेरे घर। और कहाँ। मेरी माँ से मिलो ना, बहुत दिनों के बाद तुमसे मिलकर बहुत खुश हो जाएंगी। और फिर से अपनी वही एक लाइन रिपीट करेगी, काश तूने वशिष्ठ के साथ शादी कर ली होती। और मैं बोलूंगी, वशिष्ठ ऑलरेडी सारिका से प्यार करता था। वशिष्ठ ने कहा, क्योंकि मैं था ही इतना हैंडसम और चर्चा में रहने वाला इंसान। नीलम ने यूं ही सवाल किया, वैसे सारिका कैसी है। वशिष्ठ ने कहा, अच्छी है। नीलम ने आगे कहा, वैसे तुमने बहुत अच्छी चॉइस ली है अपने लिए, सारिका। वशिष्ठ ने अपनी कॉलर को ठीक करते हुए कहा, बिल्कुल, वो बात तुम में नहीं है जो मेरी सारी काम है। नीलम की आंखें चढ़ गईं और बोली, ओह रियली। वशिष्ठ ने टोंट मारते हुए कहा, ऑफ कोर्स। नीलम ने कहा, ओह हेलो, मैं ना तुम्हारी बीवी से ज्यादा खूबसूरत हूँ। वो तो बस तुम्हें मेरी खूबसूरती की कभी कदर नहीं, क्योंकि हम दोनों दोस्त थे। अगर सारिका भी हमारे गैंग में हो गई तो तुम किसी और लड़की के पास जाते। तुम्हें बस हमारे गैंग की किसी लड़की से शादी ही नहीं करनी थी। वशिष्ठ ने कहा, हाँ, तुम अपनी बहन की लड़की से शादी करके मैं सूली पर चढ़ जाता, अब तक मर चुका होता। नीलम ने उसके कंधे पर मार दिया और कहा, कितनी भीड़ है वहां,
चलो मेरे साथ घर, माँ तुम्हें देखेगी ना तो बहुत खुश हो जाएगी। वशिष्ठ ने कहा, नहीं, फिर कभी आऊंगा, अभी मुझे होटल जाना है। नीलम ने कहा, सारिका और सरगम भी आए हैं। वशिष्ठ ने कहा, नहीं, मैं अकेला आया हूं एक पेशेंट को चेक करने के लिए। सरगम के बोर्ड के एग्जाम है और सारिका उसके पास है। नीलम ने कहा, तुम तो चलो होटल, क्या करोगे जाकर? एक काम करो, मैं भी तुम्हारे साथ होटल चलती हूँ। वहां से तुम चेकआउट करो और मेरे साथ चलो मेरे घर। जितने दिन रहना है वहां रहो, उसके बाद चले जाना अपनी बीवी और अपनी प्यारी सी बेटी सरगम के पास। वैसे तुमने ना मुझे कर तुमसे कभी मिलाया नहीं। बहुत गंदे हो तुम। कितनी अच्छी बेटी है तुम्हारी, और मैंने सुना है कि तुमने बेटा नहीं किया कभी। वशिष्ठ ने कहा, क्योंकि मुझे अपना प्यार बांटना नहीं था, इसलिए मैंने दूसरा बेटा नहीं किया। और बेटा क्या, मुझे दूसरी बेटी भी नहीं चाहिए थी। एक बहुत थी मेरे लिए और वही सर पर चढ़ी रहती है। ना बाबा, ना दो तो नहीं हैंडल कर सकता था। नीलम हंसने लगी और बोली, चलो ना। वशिष्ठ ने हार मानते हुए कहा, अच्छा ठीक है चलो। इसके बाद वशिष्ठ नीलम के साथ चला गया। यहाँ दूसरी तरफ इंडिया में अर्नव सरगम और सारिका को अपने घर ले आया था। मिताली और विक्रम उन दोनों को देखकर बहुत खुश हुए। कुछ देर बाद मिताली ने कहा, मैं तो कहती हूँ कि आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दो, दोनों अच्छे से रहेंगे एक दूसरे के साथ। सारिका बोली, क्यों, बेकार में अपने बेटे को सूली पर चढ़ाना चाहती हैं? मेरी बेटी से शादी करवाकर पागल हो जाएगा आपका बेटा मेरी बेटी के साथ रहकर। उसके लिए कोई अच्छी सी और समझदार लड़की ढूंढनी पड़ेगी। इसके लिए तो कोई स्ट्रिक्ट लड़का ढूंढना पड़ेगा, जो उसकी हरकतों को कंट्रोल में रखे। आपका बेटा नहीं कर पाएगा। मिताली ने कहा, क्यों नहीं कर पाएगा, जरूर कर पाएगा। और क्या, ये बड़ा करती है। सरगम इतनी तो प्यारी है, सबकी सारी बातें मानती है। आप भी ना, बस अपनी बेटी को खोजती रहती है, इसलिए तो अच्छी है। सरगम के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब मिताली ने उसकी तारीफ की। अर्नव सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया और सरगम और सारिका अपने अपने कमरे में चले गए। लेकिन सारिका ने सरगम से कहा कि वह बुक्स लेकर उसके पास आकर बैठे, उसे उस पर भरोसा नहीं कि वह अपने आप से पढ़ाई करेगी। सरगम ने बुक्स उसके कमरे में लाते हुए कहा, मम्मी यार, कल मेरा बोर्ड का फर्स्ट एग्जाम है और आपको ये लगता है कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगी। अजीब हो। आपको पता है ना कि मेरा 12th का एग्जाम है। 12th का कोई सेकंड क्लास का एग्जाम नहीं है जो मैं नखरे करूंगी। सारिका ने कहा, शांति से मेरे पास आकर बैठ जा और पढ़ ले। क्या बुरा किया? तो मेरे पास जाकर पढ़ लेगी तो सरकार ने कहा कोई बुराई नहीं है, मैं तो पढ़ लूंगी। इसके बाद सरगम बेड पर आकर बैठ गई और किताब को खोल दिया। सारिका शेर के पास आकर बैठ गई और उसे देखने लगी। सरगम ने कहा, आप ऐसे अगर मुझे देखोगी ना तो आप पागल हो जाओगे। फोन चला लो इससे अच्छा। सारिका ने कहा, ताकि तेरा ध्यान मेरे फोन में चला जाए। सरगम ने कहा, मेरी बात का नेगेटिव मतलब सिर्फ मेरी मम्मी निकाल सकती है और कोई नहीं निकाल सकता। सारिका ने सरगम के सिर पर मारा और कहा, शांति से पढ़ाई करो। सरगम ने कहा, आप मेरे दिमाग को चोट पहुंचा रही हो। आप क्या चाहती हो कि मैं फेल हो जाऊं? सारिका ने कहा, ये बकवास बात बंद कर और पढ़ाई कर। सरगम ने पढ़ाई करनी शुरू कर दी कि तभी उसे सारिका की बात याद आई और बोली, वैसे एक बात पूछूं? सारिका ने कहा, हाँ, पूछो। सरगम ने कहा, आपने आंटी को ये क्यों कहा कि अर्नब मुझे झेल नहीं पाएंगे अगर मेरी उनसे शादी हो गई तो? क्या मैं इतनी बुरी हूं? सारिका ने कहा, क्यों, तुझे अर्नब से शादी करनी है? सरगम कुछ पल के लिए चुप रह गई और बोली, ऐसा नहीं है, मैं तो नॉर्मल ही कह रही हूं कि बाय चांस अगर सच में वही मेरे हस्बैंड हुए तो आप मुझे उनके साथ शादी नहीं करने दोगे। सारिका ने कहा, वो फ्यूचर में पता चलेगा कि तेरे लिए कौन आएगा और कौन नहीं, और मुझे नहीं लगता कि अर्नव पाएगा तेरी यह, शायद कोई और आएगा। फिर सारिका मुस्कुराने लगी। सरगम को सारिका की मुस्कुराहट अजीब लगी और उसने कहा, कहीं आपने मेरा रिश्ता किसी और से फिक्स तो नहीं कर दिया? देखो, मेरे पूछे बिना कुछ मत करना। सारिका ने कहा, रिश्ता आएगा, एग्जाम में चल पढ़ाई कर, फालतू की बातें लेकर बैठ गई। अभी कॉलेज भी करना है। ये तेरे पापा से बोल दूंगी कोई लड़का ढूंढो। सरगम ने कहा, नहीं नहीं, पढ़ना है, शादी वादी नहीं करनी मुझे अभी। फिर सरगम ने पढ़ाई जारी रखी। रात के वक्त सभी एक साथ बैठे हुए थे। अर्नव और सरगम आज एक साथ बैठे हुए थे।
सरगम ने अपना हाथ नीचे रखा हुआ था और सीधे हाथ से वह खा रही थी। तभी उसने सरगम का सीधा हाथ अचानक से पकड़ लिया। सरगम की आंखें बड़ी हो गईं और उसने अर्नव को देखा तो अर्नव ने उसे इग्नोर किया। अचानक से सरगम को खाते वक्त रुकते देखकर विक्रम ने कहा, क्या हुआ बेटा, खा लो। सरगम ने कहा, हाँ खाती हूँ। इसके बाद सरगम ने अपना उल्टा हाथ चलाया और खाने लगी। तो सारे गाने ने कहा, क्या कर रही हो, उल्टे हाथ से खाना कौन खाता है, सीधे हाथ दिखा। सारिका की बात सुनकर सरगम अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन अर्नव की पकड़ काफी ज्यादा मजबूत थी। इस पर सरगम उल्टे हाथ से ही खाने लगी तो मिताली ने कहा, क्या हुआ, सरगम उल्टे हाथ से क्यों खा रही हो। सरगम ने कहा, मेरे सीधे हाथ में अचानक से दर्द होने लगा, इसलिए नीचे की तरफ झटका दे रही हूं और उल्टे हाथ से खा रही हूं। सारे गाने ने कहा, दर्द हो रहा है कैसे। सरगम ने कहा, पता नहीं कैसे। सारिका ने कहा, सीधे हाथ से खा, मैं बाद में देखती हूँ क्या हुआ है। सरगम के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अर्नव ने उसे इग्नोर करते हुए उसका हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। इस पर उसने पप्पी फेस बनाकर उसे देखा और अर्नव ने कहा, क्या देख रही हो। सरगम ने कहा, प्लीज छोड़ दीजिए। उसने बहुत धीरे कहा था तो अर्नव ने उसका हाथ छोड़ दिया। कुछ देर बाद सबका खाना हुआ और वे अपने अपने कमरे में चले गए। सरगम भी अपने कमरे में आए और क्लोजेट में जाकर नाइट ड्रेस लेकर बाहर आए। उसने गेट को बंद कर दिया लेकिन कुंडी नहीं लगाई। इसके बाद उसने अपने कपड़े बदलने शुरू किए कि तभी अर्नव कमरे के अंदर आ गया। वो हैरानी से उसे देखने लगा। अर्नव उसके पास आया और बिना कुछ बोले उसे किस करने लगा। सरगम पूरी तरह हिल गई और बेड पर गिर गई। अर्नव उसके ऊपर गिर गया। अर्नव ने उसके होठों को दबोच रखा था और उसके कपड़ों के अंदर हाथ जा रहे थे, उसकी बॉडी को सेंशुअल टच कर रहे थे। सरगम की सांसें उखड़ने लगी और उसने अर्नव को धक्का दिया और बोली, क्या कर रहे हो। अर्नव ने उसे अपनी बाहों में खींचा और कहा, 1 महीने की कसर को पूरा कर रहा हूं, तुम 1 महीना मुझे नहीं मिली। इसके बाद अर्नव ने उसे अपनी तरफ खींचा। सरगम ने कहा, क्या है, मुझे पढ़ना है, कल एग्जाम है मेरा। अर्नव ने कहा, लेकिन तुम तो कपड़े निकाल रही थी। सरगम ने कहा, तो आपके लिए नहीं निकाल रही थी, कपड़े बदल लेती। अर्नव ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखते हुए कहा, बट आई थिंक यू वर रिमूविंग इट फॉर मी। सरगम ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत मत सोचो, मुझे पढ़ना है। इसके बाद वह उठकर दूसरी तरफ जाने लगी तो अर्नव ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसकी कमर पर इंटेंसली अपने हाथों को रखते हुए बोला, कम ऑन सरगम, तुम 18 साल की हो गई हो, अब तो थोड़ा आगे बढ़ ही सकते हैं। इसके बाद वो उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। सरगम ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और कहा, जब मैं कॉलेज में आ जाऊंगी तब करना। अर्नव ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया और कहा, मतलब तुम चाहती हो कि मैं कम से कम 4 महीने और तुम्हारे करीब ना जाऊं। सरगम सोचने लगी और बोली, पर ये तो हम दोनों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, है ना। अर्नव ने मासूमियत से अपना चेहरा दिखाया। सरगम ने कहा, इस टाइम को थोड़ा सा कम कर देते हैं। अर्नव ने कहा, कितना। सरगम ने कहा, 4 महीने है ना, तो हमसे 2 महीने कर दो। अर्नव ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तुम अपने एग्जाम के बाद अपनी नानी के घर जा रही हो। मैं क्या तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारी नानी के घर जाऊं। सरगम ने कहा, आ जाओ और मेरी कंपनी का कोई देखेगा। अर्नव ने कहा, तुम्हारी आत्मा। सरगम ने कहा, तो फिर मेरे बोर्ड सो जाने दो। इसके बाद अर्नव ने अपना सिर उसके सिर से मिलाया और उसकी लिप्स पर अपनी टांग को रखते हुए कहा, पक्का। सरगम ने अपना सिर हिला दिया। अर्नव ने उसे पैशनेटली किस किया और फिर उसे आजाद कर दिया। उसने कहा, अगर कोई चीज समझ में ना आए तो बता देना, मैं आकर समझा दूंगा, बस उकसाना मत, मुझसे मत जबरदस्ती, वरना मैं अपना ये प्रॉमिस भूल जाऊंगा। सरगम ने अपना सिर हिला दिया और फिर पढ़ाई करने लगी। अर्नव अपने कमरे में चला गया और सरगम अपने कमरे में पढ़ाई करने लगी। अर्नव अपने कमरे में आकर कपड़े निकालकर मिरर के पास खड़ा हो गया और खुद को देखने लगा। तभी उसका फोन बजने लगा। फोन लेकर वो बालकनी में आ गया। दूसरी तरफ मेघ था। मेघ ने कहा, और भाई, सब ठीक। अर्नव ने कहा, तूने इस बात के लिए फोन किया। मेघ ने कहा, क्यों, हाल चाल पूछने के लिए फोन नहीं कर सकता। अर्नव ने कहा, पूछ सकता है, लेकिन आज कल तुम्हारा ध्यान कहीं और है ना, इसलिए हैरान हो गया, थोड़ा हाल चाल पूछने के लिए फोन किया है।
मेघ ने कहा, मेरे घर पर जो था। उसने कहा, यार तू क्यों बच्चे की जान ले रहा है? अर्नव ने कहा, मैं कहाँ बच्चों की जान ले रहा हूँ, तू खुद बच्चे बनाने में लगा पड़ा है। मेघ ने कहा, इतना भी आगे नहीं बढ़ा, मैं उसके साथ ही बच्चे बनाऊंगा। अर्नव ने कहा, वरना तेरा मुझे कोई भरोसा नहीं लग रहा, तू बना भी सकता है। मेघ ने कहा, थोड़ा संभल जा, छोटी बच्ची है अभी। अर्नव ने कहा, तेरी वाली की छोटी बच्ची ही है और ताना मारा, लेकिन मैं इतना भी आगे नहीं बढ़ा जितना तू बढ़ गया है। मेघ ने निमृत को याद करते हुए कहा, अरे यार, वो है ऐसी कि रुकने का मन ही नहीं करता और वो खुद भी रुकने को नहीं रहती। अर्नव ने कहा, मेरी किस्मत खराब है, मेरी वाली तो रुकने को कहती रहती है जब देखो। मेघ ने पूछा, अच्छा, मैंने कुछ और बोलने के लिए फोन किया है। अर्नव ने पूछा, क्या? मेघ ने कहा, अक्षय और किंजल यादव। अर्नव ने कहा, अक्षय मेरा दोस्त है और यह किंजल वही है ना जिसके साथ उसने एंगेजमेंट की थी, पर बाद में ये किंजल अचानक से गायब हो गई थी। मेघ ने कहा, किंजल वापस आ गई है। अर्नव ने कहा, वह वापस आ गई है, तो क्या किया? मेघ ने कहा, डाइवोर्स चाहिए उसे। अर्नव ने कहा, वैसे ही छुपाकर शादी की थी, क्या डाइवोर्स चाहिए उसे? किसी को नहीं पता उनकी शादी के बारे में। मेघ ने कहा, एक प्रॉब्लम हो गई है। अर्नव ने पूछा, क्या प्रॉब्लम हो गई है? मेघ ने जवाब दिया, किंजल के पास अक्षय का एक बच्चा है, 2 साल की लड़की है जिसका नाम परी रखा है। अक्षय को डाइवोर्स इसलिए चाहिए ताकि वो पूरी की कस्टडी ले सके, क्योंकि किंजल ने बताया नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है और वो बच्चे को लेकर चली गई। किंजल और अक्षय में पूरी लड़ाई चल रही है, बट परी को लेकर अब हमारी दोस्ती लटक गई है, क्योंकि उसने कहा है कि वह हमारी हेल्प चाहता है परी की कस्टडी अपने पास रखने के लिए। अर्नव ने कहा, जन्म देने वाली किंजल थी, अक्षय नहीं था। मेघ ने कहा, लेकिन किंजल को बात नहीं छुपानी चाहिए और वह अचानक क्यों चली गई, और प्रेग्नेंट थी ये भी नहीं बताया उसने। 2 साल वह अपने बच्चे से दूर रहा, उसे पता भी नहीं था कि उसका कोई बच्चा है। अर्नव ने कहा, देख, मुझे इस फालतू के ड्रामा में नहीं पड़ना है, तुम खुद देख लो। मेघ ने कहा, यार तू अक्षय का दोस्त है या नहीं? अर्नव ने कहा, यार मैं दोस्त हूँ, लेकिन ये फालतू की बातों में मैं खुद को नहीं फंसाना चाहता। ये बच्चा, शादी, प्रेगनेंसी, मुझे फालतू के फैमिली ड्रामा में पड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेस्ट सलाह दूं, नहीं तो डाइवोर्स छोड़ो और उन दोनों के बीच सुलह करवा दो, और पूछो किंजल से क्यों गई थी। जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसे अक्षय को साथ लेना चाहिए था, ना कि उसे छोड़कर चले जाना चाहिए था। मेघ ने कहा, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो बता ही नहीं रही है कि क्यों गई थी। अचानक से फ्रांस चली गई थी और अब आई बच्ची को लेकर अक्षय के पास। मुझसे शादी कर लो, लेकिन अक्षय चाहता है डाइवोर्स। अचानक से जब उसे सब कुछ पता चला कि वह भाग गई थी, तब से गुस्सा ही चल रहा था उसके अंदर और बच्ची भी निकल गई तो चलता है, उसे कस्टडी चाहिए परी की। अर्नव ने कहा, देख, मैं इस समय नहीं पढ़ना चाहता, बिल्कुल भी। मेरी खुद की भी लाइफ है, मेरी भी बंदी है मेरे पास। अगर तुझे इंटरेस्ट है उसकी बात में, उसकी फैमिली में, उसकी लाइफ में इंटरफेयर करने का, तो कर सकता है शौक से, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं किसी की लाइफ में फालतू में इंटरफेयर करने का। मैं नहीं चाहता कि फालतू में मैं किसी की लाइफ को भी काट दूं। इसलिए अक्षय का मामला है, अक्षय को खुद देखने दो। अगर हमें लगेगा कि हमें उसके अंदर घुसकर उसकी हेल्प करनी चाहिए तो कर देंगे, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि हमें अक्षय की लाइफ में इंटरफेयर करना चाहिए। इसके बाद उसने फोन रख दिया और आसमान की तरफ देखने लगा, शायद उसे सब कुछ पता था पहले से। अगले दिन से सरगम का बोर्ड का एग्जाम शुरू हो गया था। फुल डिटर्मिनेशन के साथ सरगम अपने एग्जाम्स को दे रही थी। उसके 5 एग्जाम थे और 4 एग्जाम हो चुके थे। चारों एग्जाम में उसने घर जाकर यही कहा था कि उसके एग्जाम बहुत अच्छे गए हैं और वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएगी। टॉप करने की गारंटी वह नहीं लेती, लेकिन हाँ, वो बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएगी। सारिका को बस यही चाहिए था कि वो अच्छे नंबरों से पास हो जाए और उसे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। सारिका ने और वशिष्ठ ने फ्रांस में बैठे बैठे ही सरगम के लिए अच्छे से अच्छे कॉलेज को ढूंढना शुरू कर दिया था। बीच बीच में सारिका सरगम से पूछ लिया करती थी कि उसे कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्योंकि रिजल्ट बाहर आते ही सरगम का एडमिशन होना था। वो बिल्कुल भी यह नहीं चाहते थे कि सरगम का एडमिशन लटक जाए, क्योंकि रिजल्ट आते ही कॉलेज में मारामारी होने लग जाती थी। अर्नव ने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाई थी। वो डेली उसे लेकर जाता था,
वहीं रुकता था और जब सरगम का एग्जाम हो जाता था तो उसे लेकर घर भी आया करता था। जिस दिन एग्जाम होता था उस दिन अर्नव छुट्टी करता था और ऑफिस नहीं जाता था। सरगम का शाम का शिफ्ट था। मॉर्निंग में उसका एग्जाम नहीं होता था। सरगम के एग्जाम का टाइम 2 से 5 था और सरगम को 1:30 तक स्कूल पहुंचना पड़ता था। वो घर 6:30 तक आ जाती थी। आज सरगम का लास्ट और मैथ्स का एग्जाम था और सरगम को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी क्योंकि मैथ्स में वह सबसे ज्यादा कमजोर थी। बाकी उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और फिजिकल निकाल दिए थे किसी तरह। लेकिन मैथ्स में उसे हमेशा से दिक्कत रहती थी। इसमें उसे कभी फॉर्मूला याद नहीं होते थे तो कभी थ्योरम से याद नहीं रहती थी। अर्नब ने उसे पिछली रात ध्यान से पढ़ाया था और उसे बोला भी था कि अगर नहीं याद हो तो स्किप कर देना है, फालतू में एक क्वेश्चन पर अटकते हुए नहीं रहना है। सारिका ने उसे दही चीनी खिलाए और अच्छे से एग्जाम देने के लिए कहा। एक एग्जाम में भी लटकाना नहीं है। सरगम ने कहा, पूरी कोशिश करूंगी, और फिर वह जाने लगे। सारिका पीछे से बोली, कोशिश नहीं करनी, करके दिखाना है। अपने पापा का नाम रोशन करना है। डॉक्टर की बेटी है, कुछ तो बनकर दिखाएंगी। मिताली हंसते हुए सरगम के पास आए और बोली, जरूर बनाकर दिखाना। नाम रोशन जरूर करेगी। वह आपका और वशिष्ठ जी का। आप टेंशन मत लीजिए और पूछिए अपने पतिदेव से। उन्होंने कहा था कि वह आज फ्रांस से वापस आ रहे हैं। आए हैं या नहीं आ रहे हैं? सारिका ने कहा, सुबह से कॉल कर रही हूं लेकिन वह उठा नहीं रहे हैं। पता नहीं क्यों नहीं उठा रहे हैं। मिताली ने कहा, कभी फ्लाइट में तो नहीं है? सारिका ने कहा, नहीं, उन्होंने कहा था कि दोपहर को उनका फ्लाइट है। अभी तो उन्हें फ्रांस में ही होना चाहिए था। विक्रम जी ने कहा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद हम खुद कॉल करके देख लेंगे। सारिका हाँ किया और उसके बाद मिताली बोली, मैं एक बार सरगम का कमरा ठीक करके आ जाती हूँ। और फिर वह सरगम के कमरे की तरफ चली गई। अर्नव सरगम को लेकर स्कूल सेंटर पहुंच गया। सरगम उतरने को हुई थी। तभी अर्नव ने उसका हाथ पकड़ा और सरगम ने उसे देखा। अर्नव ने प्यार से उसके माथे को चूम लिया और कहा, अच्छे से एग्जाम देना, घबराना मत। जितना आता है, जैसा आता है करके आ जाना। बिल्कुल भी घबराहट में अपने आंसर की गड़बड़ी मत कर देना। तुम्हारी कैलकुलेशन कैसी है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ध्यान से कैलकुलेशन करना क्योंकि मिस्टेक से ही सबसे ज्यादा नंबर कटते हैं। सरगम ने अपना सिर हिलाया और फिर बोली, मुझे एक बार आप वह लास्ट चैप्टर की थ्योरम बताएंगे कि क्या थी? मैं भूल गई। अर्नव ने उसे बता दिया। फिर उसने वापस उसके माथे को चूमा और सरगम से कहा, जाओ, वरना एग्जाम छूट जाएगा या लेट हो जाएगी। सरगम ने प्यार से अर्नव के गालों को किस किया और बाय बोलकर बाहर निकल गई। थोड़ी दूर जाकर वहां पर निमृत पहले से खड़ी थी। वह सरगम के पास गई और बोली, कैसी तैयारी? निमृत बोली, अच्छी है तैयारी। तेरी कैसी है? सरगम बोली, फर्स्ट क्लास। फिर दोनों अंदर की तरफ जाने लगे। तभी निमृत ने कहा, यह मुझे समझ नहीं आता, अर्नव इतनी दूर क्यों जाते हैं, सामने क्यों नहीं लाते? सरगम ने कहा, सामने लाएंगे न तो सब मेरे ऊपर शक करेंगे। तुम इतनी महंगी गाड़ी में क्यों बैठकर आती हो? और ऊपर से तान्या और माया, उन्हें मौका मिल जाएगा मुझे सुनने का, मैडम का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। निमृत बोली, तो चल तो रहा है तेरा चक्कर। सरगम ने कहा, मानती हो कि मेरा चक्कर चल रहा है किसी के साथ, लेकिन फालतू का चक्कर नहीं चल रहा है। ऐसा चक्कर चल रहा है कि मेरा चक्कर कि मैं जिंदगी भर चलाती रहूंगी। और इनका क्या है? ये तो यही बोलेंगे कि टाइम पास कर रही है, लड़के के पैसों पर ऐश कर रही है। मैं ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं। निमृत बोली, हाँ, तू ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है। मैं तुझे देख चुकी हूँ और समझ भी चुकी हूँ। उसके घर में तो घुस गई है। निम्रत ने कहा। सरगम बोली, हाँ, और तू कहाँ तक गई? निमृत बोली, मेरे बारे में बात मत कर। ये सुनकर सरगम ने कहा, चल, मैं बेड तक चली गई और तू कहाँ तक गई? कहीं तूने वो सब कर तो नहीं लिया? निमृत कुछ पल के लिए रुक गई और बोली, फालतू की बात मत कर, सरगम। सरगम ने मजाक में कहा, मतलब तूने फुल से कस कर लिया? चलो अच्छा है, मैं मासी बन जाऊंगी। मजाक मजाक में ही सरगम अपने क्लास की तरफ चली गई और निमृत रुक गई। वह बोली, हाँ यार, कर लिया। सॉरी, अब मुझे बहुत डर लग रहा है। उसके बाद निमृत बस सोचती ही रह गई। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड आया और बोला, यहाँ क्या कर रही हो बेटा? जाओ एग्जाम दो, वरना छूट जाएगा।
निमृत का ध्यान वापस आया और वह रूम में चली गई। सरगम ने अपने क्वेश्चन पेपर को लिया और उसे अच्छे से देखने लगी। उसे जितने भी क्वेश्चन अच्छे से आते थे, उसने उन्हें पेंसिल से मार्क कर दिया और फिर सबसे पहले उन्होंने उन क्वेश्चंस को अटेंड किया। फिर जो 1 मार्क क्वेश्चन थे, उन्हें अटेंड किया। और फिर जिन क्वेश्चंस में उसने सोचा था या ज्यादा मेहनत लगती थी, उन्हें बाद में अटेंड करना शुरू किया। ये तरीका उसे अर्नव ने सिखाया था कि इस तरीके से एग्जाम करेगी तो जल्दी हो जाएगा। लाइन से क्वेश्चन करेगी और कहीं अटक गई तो रह जाएगी। 15 मिनट रह गया था 5 बजे बजने में, लेकिन उससे पहले ही सरगम का एग्जाम हो गया। उसने अपनी आंसर शीट टीचर को दे दी और टीचर ने कहा, 15 मिनट है, अभी बैठ जाएं। सरगम जाकर बैठ गई और अपने क्वेश्चन पेपर को देखने लगी। फिर गहरी सांस लेकर बोली, थैंक यू हीरो। आपकी वजह से मेरा अच्छे से एग्जाम हो गया। तान्या अभी उसी की क्लास में थी और वह उसे बार बार बीच बीच में देख रही थी। जो टीचर उनकी क्लास में लगा था, उसने कहा, मिस, क्या आंसर उनके चेहरे पर लिखा हुआ है, जो बार बार वहां देख रही है? कैन आई स्नैच योर आंसर शीट? तान्या ने कहा, सॉरी मैडम। और उसके बाद वह अपना आंसर लिखने लगी। जैसे ही 15 मिनट पूरे हुए, टीचर्स ने सभी से आंसर शीट लेना शुरू किया। कुछ स्टूडेंट्स नखरे कर रहे थे और बोल रहे थे कि उन्हें 5 मिनट और मिल जाए। टीचर सुशील वही बोल रही थी, जब 3 घंटे में नहीं लिख पाए, तो 5 मिनट में क्या ही लिख लोगे। सभी ने अपनी आंसर शीट दे दी और अपनी अपनी सीट से खड़े हो गए। वो स्कूल सेंटर से बाहर जाने लगे। निमृत स्कूल सेंटर के गेट के अंदर खड़ी थी और सरगम का इंतजार कर रही थी। जैसे ही सरगम आई, निमृत ने उससे सवाल किया, कैसा किया तेरा पेपर? सरगम ने जवाब दिया, एकदम फर्स्ट क्लास। तेरा कैसा गया? निमृत ने कहा, मेरा भी बहुत अच्छा गया। सरगम ने पूछा, तो यहाँ क्यों खड़ी है, तेरे पापा तुझे लेने के लिए अभी तक नहीं आए? निमृत ने कहा, नहीं, आज पापा नहीं आएंगे लेने के लिए। सरगम ने कहा, क्यों, कुछ हुआ है क्या? चल, मैं तुझे छोड़ देती हूँ। निमृत ने कहा, नहीं नहीं, वह कोई और आएगा मुझे लेने के लिए। सरगम की आंखें छोटी हो गईं और बोली, कहीं मेरे जीजू तो नहीं आएंगे? निमृत बोली, तेरे जीजू कैसे हो गए? सरगम बोली, क्यों, तुझे उससे शादी नहीं करनी है? निमृत बोली, करनी है ना। सरगम बोली, तो फिर ठीक है। अगर तुझे उससे शादी करनी है तो मेरी बहन जैसी है, तो वह मेरे हुए न जीजा जी। तुम्हें बुलाओगे ना उन्हें प्यार से जीजू? निमृत ने कहा, अभी शादी की एज नहीं हुई है। सरगम बोली, तेरी हो चुकी है। तू कुछ ही समय में 21 साल की हो जाएगी। भूल मत, तेरा एडमिशन लेट हुआ है स्कूल में। निमृत ने कहा, हाँ, तो मेरे पापा ने स्ट्रगल किया है मुंबई में। फिर जाकर उन्होंने मेरा एडमिशन कराया है। वह मुझे स्ट्रगल में बीच में दबाना नहीं चाहते थे, इसलिए मैं एडमिशन ले लेट हुई हूँ। सरगम ने कहा, हाँ हाँ, पता है, पता है। चलो आप। उसके बाद वो दोनों गेट से बाहर आ गई। मेघ ऑलरेडी बाइक लेकर वहां पर मौजूद था और उसने अपने सर पर हेलमेट रखा हुआ था, ताकि उसे कोई पहचान न सके। लेकिन निमृत और सरगम दोनों ने पहचान लिया। सरगम ने निमृत के कंधे पर मारते हुए कहा, जाओ जाओ, अपने होने वाले पति के साथ। वैसे मैं तो कहती हूँ, नेक्स्ट मंथ शादी कर ही लेना और मुझे मासी बना ही देना, प्लीज। मेरे इतने सारे कजिन्स हैं, किसी की भी शादी नहीं हुई अभी तक। निमृत बोली, तो किसी की शादी नहीं हुई, कोई प्रेग्नेंट नहीं हुआ, तो तुम मुझे सूली पर चढ़ाएगी? तेरा दिमाग खराब है। सरगम ने बड़ी ही मासूमियत से कहा, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना? तू मेरी इतनी सी विश पूरी नहीं करेगी? अपने मम्मी पापा को बता देना ना इसके बारे में, और कर लेना शादी और मुझे मासी बना दे। निमृत ने कहा, चुप पागल लड़की। और उसके बाद वह थोड़ा आगे चली गई। लेकिन उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए मासी शब्द पर, क्योंकि वह और मेघ ऑलरेडी एक हो चुके थे। वह भी उस दिन, जिस दिन सरगम का बर्थडे था, मेघ के साथ ही गई थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि मेघ उसे क्या सरप्राइज देगा। मेघ ने उसे कैंडल लाइट डिनर का सरप्राइज दिया था और फिर बाद में दोनों बहक गए थे। निमृत बहुत रोई थी और मेघ ने कहा था कि वह जल्द से जल्द उसके साथ शादी जरूर करेगा और कोई भी प्रॉब्लम उसकी लाइफ में क्रिएट नहीं होने देगा। तब जाकर निमृत थोड़ी रिलैक्स हुई थी और उसने प्रॉमिस लिया था कि अगर मेघ ने उसे छोड़ दिया तो वह सुसाइड कर लेगी। मेघ ने उसे डांटते हुए कहा था, खबरदार, जो ऐसी फालतू की चीज अपने दिमाग में लेकर भी आए तो। मैंने कहा ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और जो हुआ वह प्यार था।
और मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, बीच मझधार में नहीं लटकाऊंगा, प्रॉमिस। सब कुछ याद करने के बाद निमृत सरगम की तरफ चली गई और सरगम थोड़ा आगे चली गई। अर्नव कभी स्कूल के पास आकर गाड़ी रोकता ही नहीं था। वह स्कूल से थोड़ा दूर रुकता था ताकि कोई उसकी कार को देख न सके। अर्नव इस वक्त गाड़ी के बाहर था क्योंकि सरगम के आने का टाइम हो गया था और वह अपने फोन में व्यस्त था। उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था ताकि कोई उसे पहचान न पाए, क्योंकि अर्नव का चेहरा पूरे इंडिया में फेमस हो गया था। सरगम उसके पास आए और उसे जल्दी से गले लगा लिया और बोली, हीरो हीरो, मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया, थैंक यू सो मच मुझे पढ़ाने के लिए। और फिर अर्नव ने उसे कसकर पकड़ लिया और बोला, बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा गया। चलो किसी बहाने अब मेरी मैडम मेरे पास तो रहेगी, अपनी पढ़ाई को छोड़ देगी, वरना मुझे तो लगा था कि तुम्हारी पढ़ाई मेरी सौतन बन गई है। सरगम ने कहा, कुछ भी मत बोलो, पढ़ाई सौतन होती है। उसने उसे घुमाया और कार की विंडो से लगाते हुए बोला, मुझे तो लगा था कि मेरी सरगम की पढ़ाई मेरी सौतन हो गई है। अभी मुझे ऐसा लगता है क्योंकि तुम्हारे कॉलेज का एडमिशन करवाना है, फिर तुम कॉलेज की बुक में बिजी हो जाओगी। मुझे तुम्हारा पढ़ाई ना अपनी सौतन लगती है, वह भी बहुत गंदा वाला। सरगम ने कहा, ऐसा नहीं है। अर्नव ने कहा, ऐसा ही है। ये सुनकर सरगम ने कहा, अच्छा तो क्या करूं मैं जिससे आपको ये यकीन हो जाए कि मेरी पढ़ाई आपकी कोई सौतन वौतन नहीं है। अर्नव हल्के से झुका और बोला, थोड़ा सा प्यार करूं। सरगम ने कहा, बेशर्म इंसान। इसके बाद उसने अर्नव के हाथ से चाबी ली और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गई। अर्नव ने कहा, मैडम गाड़ी चलानी आती भी है। सरगम ने कहा, आपने प्रॉमिस किया था कि मेरे स्कूल के बाद आप मुझे गाड़ी चलाना सिखाएंगे, तो सिखाइए। अर्नव ने उसे बाहर निकालने के लिए बोला, लेकिन सरगम ड्राइविंग सीट पर ही घुस गई। सरगम ने कहा, ये गलत बात है, मुझे गाड़ी चलानी थी। अर्नव ने कहा, अगर तुम्हें गाड़ी चलाने दे दी होती तो अगले दिन हम न्यूज़पेपर में होते, फोटो के रूप में, और हमारे घर पर मातम चल रहा होता कि हमारे बच्चे मर गए। सरगम ने उसके कंधे पर मारा और बोला, आप कितने गंदे और दुष्ट हो। हम दोनों को सीधा टपका दिया। अभी तो हमारे 20 बच्चे भी नहीं हुए। अर्नव को याद आया, जब सरगम 9th क्लास में थी, उसने एक बार अपने बच्चों की लिस्ट उसे सुनाई थी। और वह बोला, तुम्हें सच में 20 बच्चे चाहिए। सरगम ने कहा, हाँ, मैंने मजाक नहीं किया था उस दिन। मुझे सच में 20 बच्चे चाहिए। दोबारा आपको नाम बताऊं? अर्नव ने कहा, मुझे लड़कियों के नाम याद हैं, तुम लड़कों के नाम फाइनल कर लेना। और तुम्हें याद है ना, मैं हमारे 10 लड़कियों के क्या नाम रखूंगा? सरगम ने कहा, ध्वनि, मुरली, गायत्री, मधुर। अर्नव ने कहा, रुको रुको रुको, मुझे पता है, लेकिन बच्चों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और तुम मुझे वह करने नहीं देती। सरगम ने अर्नव के गले में अपना हाथ डाला और इंटेंसली उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तो करने दूंगी ना। मैंने कहा तो था, बस एग्जाम होने दो, उसके बाद करेंगे, जो आपको करना है मेरे साथ कर सकते हैं। उसके बाद सरगम सेडिक्टिवली अर्नव को देखने लगी और अपने हाथों को उसके सीने पर रखकर नीचे की तरफ आने लगी। अर्नव ने कहा, हाथ हटाओ। सरगम ने उसके चेहरे पर अपना चेहरा ले जाते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं। अब तो मैं करूंगी, यही करूंगी। अर्नव ने कहा, नहीं, घर के अंदर। लेकिन सरगम उसके करीब गई। सरगम ने खुद को अर्नव की तरफ धकेल दिया था और वह अर्नव के करीब जा रही थी। सरगम की हरकत को देखकर अर्नव अपना चेहरा पीछे कर रहा था और बोला, सरगम, स्टॉप इट। घर जाकर। लेकिन सरगम नहीं मानी। वह बोली, क्यों? घर जाकर क्यों? जो काम घर जाकर करना है, वह यहां भी हो सकता है ना। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, वह कहीं भी की जाए। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वह बिल्कुल अर्नव के चेहरे पर झुक गई। अर्नव खिड़की से जा टकराया। अचानक उसके मुंह से हल्की आह निकल गई, जिसे सुनकर सरगम की आंखें बड़ी हो गईं। उसने अर्नव के सिर पर हाथ रखा और पूछा, दर्द हुआ क्या? अर्नव ने कहा, ऐसे करीब आती रहोगी तो सिर पर लगेगा ही ना। सरगम ने कहा, सॉरी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। इसके बाद सरगम ने अर्नव का सिर अपने हाथ में लिया और उसे सहलाने लगी। अर्नव ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि सच में उसे सिर पर जोर से चोट लगी थी। दोनों के चेहरे एक दूसरे के बेहद करीब थे, लेकिन सरगम का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसके बालों पर था, जहां उसे चोट लगी थी।
अर्नव ने अपनी आंखें खोली और सरगम के चेहरे को देखा, जो अब परेशानी से भर गया था, क्योंकि उसकी वजह से अर्नव को चोट लगी थी। वह बार बार अपने निचले होंठ को चबा रही थी। अर्नव ने कहा, सरगम, दूर हो जाओ। सरगम बोली, मैं कर रही हूं ना। अर्नव ने वापस अपनी आंखें खोली और सरगम के चेहरे को देख मुस्कुराया। सरगम ने फिर पूछा, पक्का ठीक हो गया ना, या अभी और सहलाऊं? अर्नव ने कहा, ठीक हो गया है, और प्लीज अब और मत सहलाओ, वरना मैं खुद का कंट्रोल खो दूंगा। तुम्हारा टच इतना सिडेक्टिव क्यों है? अर्नव की बात सुनते हाथ सरगम की आंखें बड़ी हो गईं। उसने अर्नव को देखते हुए कहा, सिडेक्टिव? कुछ भी मत बोलो, मुझे तो ऐसा कुछ करना भी नहीं आता। अर्नव ने उसका हाथ अपने बालों से हटाया और कहा, अच्छा, और जो मुझे ये फीलिंग आ रही है, उसका क्या? सरगम ने कहा, तो ये फीलिंग आपको आ रही है। मैं ऐसी किसी फीलिंग से आपको टच नहीं कर रही थी। अर्नव उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, तो मुझे ये फीलिंग ऐसे ही फील हो रही है। मुझे फील हो रहा है, तभी तो मैंने बोला, तुम ऐसे मत देखो, वरना मैं सच में तुम्हें अभी यहीं गिरा दूंगा। सरगम ने कहा, गिरा दूंगा मतलब, आप मुझे रोड पर फेंकोगे? इसके बाद सरगम गुस्से से अर्नव से दूर हो गई। अर्नव ने अपने सिर पर हाथ दे मारा, क्योंकि सरगम को हमेशा उसकी बात का गलत मतलब निकालने की आदत हो गई थी। अचानक अर्नव ने सामने की तरफ एक बटन खींचा और वह सीट, जिस पर वो दोनों बैठे हुए थे, बैट की तरह पीछे की ओर बंद हो गई। सरगम अचानक से सीट के हिलने की वजह से डर गई और उसके मुंह से निकला, अरे, मैं गिर गई। अर्नव ने अपनी जगह छोड़ी और तुरंत सरगम के ऊपर आ गया। वो बोला, तुम गिर गई, क्योंकि मैं यही गिराने की बात कर रहा था, रोड पर नहीं। और मैं तुम्हें रोड पर क्यों गिराऊंगा? सरगम ने कहा, तो और कहाँ गिराओगे? अर्नव ने कहा, यहीं, जहां तुम अभी गिरी हो, बेड पर। सरगम ने कहा, गलत बात, ऐसे कौन गिरता है? अर्नव ने उसके चेहरे पर हाथ रखा और कहा, मैं गिरता हूं। सच में, अब तुमने मेरा कंट्रोल तोड़ दिया है। ये सुनकर सरगम के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने अपने हाथ अर्नव की गर्दन में डालते हुए कहा, तो छोड़ दो ना कंट्रोल, किसने रोका है? लव मी लाइक यू डू। अर्नव ने मुस्कराते हुए कहा, यस, नाउ आई एम गोइंग टू लव यू लाइक दैट। फिर वो उसके चेहरे के करीब आया। सरगम ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसे पता था कि अर्नव उसके होठों पर अपने होंठ रखेगा। लेकिन जब उसने अर्नव के होंठ अपनी गर्दन पर महसूस किए, तो वो थोड़ी हैरान हो गई, क्योंकि उसका पहला टारगेट हमेशा उसके होंठ होते थे। सरगम ने आंखें खोलकर अर्नव को देखने की कोशिश की और बोली, यह क्या? आपने आज डायरेक्ट गर्दन पर निशाना क्यों लगाया, होंठों क्यों नहीं? अर्नव ने कहा, क्योंकि तुम्हारी गर्दन तुम्हारे होठों से ज्यादा डिलीशियस है, और मैं उन्हें बुरी तरह से चाहता हूं। इसके बाद अर्नव ने फिर से उसकी गर्दन पर किस करना शुरू कर दिया। सरगम ने अपने हाथ अर्नव की गर्दन के पीछे डाले और उसकी शर्ट जो उसके ऊपर ढीली हो गई थी, उसमें से उसकी शर्ट बाहर निकाल दी। अर्नव ने उसकी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। जैसे जैसे शर्ट के बटन खुलते जा रहे थे, सरगम की सांसें थमती जा रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था कि वह अब जल्द ही मरने वाली है। उसने अर्नव को खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन तभी अर्नव ने उसकी गर्दन पर जोर से लव बाइट किया और अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज में कहा, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। अर्नव की ये लाइन सुनते ही सरगम पूरी तरह से पिघल गई और उसने खुद को मूव करना बंद कर दिया। अर्नव ने उसकी शर्ट के सारे बटन खोल दिए और अपने हाथों को उसकी पीठ पर रख दिया। सरगम की आंखें अचानक से खुल गईं और वह बार बार अपनी पलकें झपकाने लगी। अर्नव के हाथ उसकी पीठ से होते हुए उसके पेट तक पहुंच रहे थे। उसकी हर हरकत बेहद सिडेक्टिव थी। सरगम ने धीरे से कहा, मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। अर्नव ने उसके कान के पास जाकर हल्के से दांतों से उसे बाइट करते हुए कहा, बिकॉज यू आर नाउ फीलिंग माई लव। उसके बाद अर्नव ने अपने होठों को उसकी गर्दन से सरका कर नीचे की तरफ उसकी क्लीवेज की तरफ घुमाया और फिर वहां पर अपने सख्त होंठ रख दिए, जिस पर हल्की सी सिसकी सरगम के मुंह से निकल गई। अर्नव अपने हाथ को उसके होठों के पास लेकर गया और उसके मुंह को बंद कर दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि सरगम कोई भी आवाज अपने मुंह से निकाले। वो धीरे धीरे अपने होठों को उसकी इनर के ऊपर से नीचे की तरफ उसके पेट के पास लेकर गया और वहां पर अपने एहसास को छोड़ने लगा, जिस पर सरगम की आंखें बिल्कुल ही खुली रह गईं और वह कार की सीलिंग को देखने लगी। सरगम के हाथ अभी भी अर्नव की गर्दन में थे और उसने अर्नव को बिल्कुल अपने पेट की तरफ पुश कर दिया था।
जिस पर अर्नव एग्रेसिव होकर उसके पेट को किस करने के साथ साथ बाइट भी कर रहा था। सरगम और अर्नव अपने एहसासों में गुम हो गए थे। अर्नव सरगम को पूरा प्यार करने में व्यस्त हो गया था कि तभी उनके प्यार को रोकने के लिए अर्नव का फोन बजने लगा, जो कि डैशबोर्ड के ऊपर रखा हुआ था। अर्नव सरगम के ऊपर से उठने लगा तो सरगम ने कहा, प्लीज मत उठिए, उसे इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप उठे और वापस आए तो मैं आपको कुछ भी करने नहीं दूंगी। अभी फिलहाल मैं आपको करने दे रही हूं। अर्नव उसके ऊपर झुका और बोला, इम्पोर्टेंट हुआ तो? सरगम ने कहा, क्या मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज है आपकी लाइफ में? अर्नव ने उसकी गालों को किस किया और बोला, अगर घर से फोन हुआ तो? सरगम इस चीज पर अर्नव को नहीं रोक सकती थी, क्योंकि मिताली या विक्रम को कभी भी अर्नव की जरूरत पड़ सकती थी। इसलिए उसने कहा, ठीक है, उठा लीजिए, लेकिन अब आपको अपने करीब नहीं आने दूंगी। उसके बाद वह भी अर्नव के साथ उठ गई और अपनी शर्ट, जो बिल्कुल खुल गई थी, उसे देखने लगी। अर्नव ने सीट को पीछे की तरफ बंद करने के साथ साथ कार की ब्लैक विंडो को भी ऊपर चढ़ा लिया था, ताकि कोई भी आता जाता आदमी उनकी कार के अंदर क्या हो रहा है ना देख पाए। जब तक कोई ब्लैक विंडो के पास आकर अपनी आंखों को न दबाए, किसी को नहीं दिखेगा कि अंदर क्या हो रहा है, और कोई पागल ही होगा जो इस तरीके से आकर झांकने की कोशिश करेगा कि कार के अंदर हो क्या रहा है। अर्नव ने फोन की स्क्रीन देखी तो उस पर मिताली का फोन आ रहा था। उसने कहा, देखा, मम्मी का फोन आ रहा है। उसके बाद उसने फोन उठाया और कहा, हाँ बोलिए मम्मी। मिताली ने कुछ कहा और अर्नव का चेहरा बिल्कुल सख्त हो गया। वो बोला, ठीक है। उसके बाद उसने फोन रख दिया। सरगम, जो अपनी पीठ पर हाथ रखकर अर्नव के दिए हुए लव बाइट्स को देख रही थी, अर्नव ने कहा, शर्ट को बंद करो, हमें जाना है। सरगम ने अर्नव को देखा और कहा, नहीं, मैं तो ऐसे ही रहूंगी। अर्नव सरगम की तरफ मुड़ा और बोला, इसे बंद करो सरगम, हम घर जा रहे हैं। सरगम ने कहा, नहीं, मैं तो नहीं करूंगी। अर्नव ने खुद से ही आगे बढ़कर सरगम की शर्ट के बटन लगाए और फिर उसे पीछे से स्कर्ट की बेल्ट देते हुए कहा, इसे लगाओ। सरगम ने न चाहते हुए भी बेल्ट को स्कर्ट के ऊपर लगा दिया और अर्नव ने कार को दूसरी तरफ घुमा दिया। वो थोड़ा ही आगे चले थे कि सरगम ने नोटिस किया कि अर्नव घर जाने वाले रास्ते पर तो था ही नहीं। उसने सवाल किया, कहाँ जा रहे हो? ये घर का रास्ता नहीं है। अर्नव ने कार को ड्राइव करते हुए कहा, हाँ, हम घर नहीं जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। सरगम ने कहा, कहाँ जा रहे हैं? आप कोई सरप्राइज देने वाले हो मुझे? अर्नव ने कहा, नहीं, मैं कोई सरप्राइज नहीं दे रहा, फिलहाल माँ ने हमें कहीं बुलाया है। सरगम ने पूछा, कहाँ? अर्नव ने कहा, पता चल जाएगा। उसके बाद उसने गाड़ी को एक अस्पताल के बाहर आकर रोका। सरगम को डर लगने लगा और वह बोली, हम हॉस्पिटल क्यों आए हैं? अंकल आंटी ठीक है ना? अर्नव ने कहा, मेरे मम्मी पापा ठीक है, लेकिन। अर्नव रुक गया तो सरगम ने पूछा, लेकिन? अर्नव ने कहा, तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, वो अस्पताल में एडमिट है। सरगम की आंखें बड़ी हो गईं और बस कुछ ही सेकंड बाद उनमें से मोटे मोटे आंसू निकलने लगे। वो बोली, पापा, पापा को क्या हुआ? बोलिए ना, पापा का एक्सीडेंट कैसे हुआ? अर्नव ने उसके गालों को पकड़ा और उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोला, अभी अंदर चलेंगे ना, वो ठीक हो जाएंगे, चलो। उसके बाद अर्नव उतरा, लेकिन सरगम नहीं उतरी। उसे वशिष्ठ की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। अर्नव ने सरगम के साइड का दरवाजा खोला और कहा, सरगम, चलो। सरगम ने अपना सिर नहीं उठाया और कहा, मैं नहीं जाऊंगी। अर्नव ने कहा, अंदर जाना होगा ना, तुम्हारी मम्मी रो रही है, सरगम, उन्हें कौन संभालेगा? सरगम ने कहा, आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगी, कहकर वो और जोर जोर से रोने लगी। उसके बाद उसने अर्नव से कहा, आप मुझे झूठ बोलकर लाए, आप गंदे हो। अर्नव ने उसे अपनी गोद में उठा लिया, क्योंकि सरगम सीधे तरीके से तो नहीं जाने वाली थी। फिर वह बोला, तो तुम पूरे रास्ते रोती रहती, मैं तुम्हें कैसे संभालता? हॉस्पिटल भी तो आना था, चलो। सरगम जोर से रोने लगी और अर्नव के सीने पर सिर रखकर और उसकी शर्ट को कसकर पकड़ते हुए बोली, पापा। अर्नव सरगम को लेकर हॉस्पिटल आ गया था। सरगम पूरे रास्ते यही बोल रही थी, पापा ने कुछ खाया, पापा ने कुछ कहा, क्या पापा ने मेरे बारे में पूछा? मगर अर्नव बिल्कुल खामोश था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो उसे लेकर अस्पताल के अंदर आया और उसे रूम में ले गया, जहां सारिका वशिष्ठ को अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा खिला रही थी।
सरगम ने जैसे ही वशिष्ठ को देखा, वो उसके पास भागते हुए गई और उसकी गले लगकर बोली, पापा। वशिष्ठ ने सरगम को अपने गले से लगा लिया और बोला, कैसी है मेरी प्रिंसेस? ये सुनकर सरगम ने कहा, मैं अच्छी हूं, लेकिन आपका एक्सीडेंट कैसे हो गया? वशिष्ठ ने कहा, वो मैं नींद में कार चला रहा था ना, इसलिए। सारिका ने इस पर घूरते हुए वशिष्ठ को देखा और कहा, और जब मैंने पूछा था कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो कहा कि सामने वाले ट्रक वाले की गलती थी। अब अपनी बेटी को सच बोल रहे हो, साफ साफ बताओ कि एक्सीडेंट कैसे हुआ था। सरगम वशिष्ठ के सीने पर अपना सिर रखे हुए बैठी थी और उसने सारिका से कहा, क्या मम्मी, बाद में पूछ लेना ना पापा से, वैसे भी उन्हें बहुत दर्द हो रहा होगा। वशिष्ठ ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अरे, तुम्हारी मम्मी तो चाहती है कि मैं मर जाऊं, फिर कोई और मिल जाएगा इसे, और तुम्हें घर से बाहर निकाल देगी। लेकिन मैं तब तक नहीं जाऊंगा सारिका जी, जब तक अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे लड़के से शादी नहीं कर लेता। सारिका ने हंसकर दोनों बाप बेटी को देखा। सरगम ने पहले वशिष्ठ को देखा, फिर सारिका को देखते हुए बोली, मैं शादी नहीं करने वाली कभी भी अपनी लाइफ में, और मैं अपने पापा को भी नहीं छोड़ने वाली, और आप भी हमेशा हमारे साथ रहोगे। मुझे आप और पापा दोनों का साथ चाहिए। सारिका ने कहा, मैडम, शादी तो करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल शादी तो होकर ही रहेगी। अर्नव काफी देर से वही खड़ा था। जब उसने सरगम के मुंह से यह सुना कि उसे कभी शादी नहीं करनी, तो उसे गुस्सा जरूर आया था, लेकिन उस वक्त वो कुछ बोला नहीं था। अर्नव ने कहा, मैं डॉक्टर से पूछ लेता हूं कि डिस्चार्ज कब होगा। उसके बाद वो डॉक्टर के केबिन में चला गया। उसने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि आज रात तक उनका डिस्चार्ज हो जाएगा। यहाँ सरगम, वशिष्ठ और सारिका आपस में बातें कर रहे थे। अर्नव डॉक्टर के केबिन से निकलकर वापस रूम की तरफ जाने लगा कि उसका फोन बजने लगा। उसने देखा कि मेघ उसे कॉल कर रहा है। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से मेघ ने कहा, यार, आज अक्षय और किंजल का डाइवोर्स है। अक्षय को बोल देना कि डाइवोर्स ना ले। किंजल बार बार उसे कह रही है कि वो उसे और परी को ना छोड़े। अर्नव ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने तुझसे पहले ही कहा था ना, मेघ, कि मुझे अक्षय के इस मामले में नहीं पड़ना है। मेघ ने कहा, तू अक्षय का दोस्त है या नहीं? अर्नव ने कहा, मैं दोस्त हूं, उसका सौतन नहीं, जो उसकी लाइफ में इस तरीके से इंटरफेयर करूंगा। और वैसे भी किस हक से किंजल बोल रही है कि उसे डाइवोर्स नहीं चाहिए? अपनी बेटी की कस्टडी भी नहीं दे सकती अक्षय को। प्रेग्नेंट थी, अक्षय को बताया नहीं और छोड़ गई उसे। क्यों नहीं बताया उसने अभी तक? रीजन क्यों छोड़कर गई? पूछो उससे, पहले की रीजन क्या था? तभी तो अक्षय सोचेगा ना। लेकिन ना रीजन बता रही है और ना परी को छोड़ने के लिए रेडी है। मेरे हिसाब से तो हो जाने दे डाइवोर्स। उसके बाद अर्नव ने गुस्से से फोन काट दिया और वहीं बेंच पर बैठ गया। उसे याद आने लगा कि एक दिन 3 साल पहले किंजल उससे मिलने आधी रात को उसके मेंशन के बाहर आई थी। उसने अर्नव को फोन किया था कि उसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। अर्नव ने उसे बोल दिया था कि वो कोई बात नहीं करेगा, लेकिन किंजल ने कहा कि वो पूरी रात बाहर खड़ी रहेगी, वह नहीं जाएगी वहां से, और अगर उसकी तबीयत खराब हो गई तो वह अक्षय को बता देगी। अगर उसने अक्षय को बता दिया तो अक्षय को अर्नव और किंजल को लेकर शक हो जाता। इसलिए न चाहते हुए भी अर्नव को अपनी नींद खराब करके किंजल से मिलने जाना पड़ा। दोनों इस वक्त अर्नव की कार में बैठे हुए थे। किंजल ने कहा, मैं प्रेग्नेंट हूं। अर्नव ने बिना किसी भाव के कहा, कंग्रेचुलेशंस, जाकर अपने होने वाले पति को बता दो कि तुम प्रेग्नेंट हो और शादी कर लो उसके साथ। किंजल ने कहा, मेरा बेबी अबनॉर्मल है। अर्नव बोला, व्हाट? तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारा बेबी अबनॉर्मल है? किंजल ने कहा, मेरे मम्मी पापा को पता चल गया कि मैं किसी के साथ रिलेशन में थी और मैं प्रेग्नेंट हूं। उन्होंने मेरे बच्चे का अबॉर्शन करने का सोचा था, लेकिन उन्होंने नहीं कराया, और उन्होंने मुझे खबर दी कि बच्चा अबनॉर्मल है। अर्नव ने ध्यान से किंजल को देखा। उसे देखकर लग नहीं रहा था कि वह काफी समय से प्रेग्नेंट है। अर्नव ने सवाल किया, तुम कब से प्रेग्नेंट हो? किंजल ने कहा, 2 महीने से। अर्नव ने कहा, और 2 महीने में तुम्हारे अंदर बच्चा पूरी तरीके से बन गया, जो तुम्हें पता चल गया कि वह अबनॉर्मल है? किंजल ने कहा, मम्मी पापा ने बताया कि वह अबनॉर्मल है। उन्होंने डॉक्टर से बात की थी, मेरे पास रिपोर्ट है, और मैं ऐसे बच्चे के साथ अक्षय से शादी नहीं कर सकती। तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि अक्षय की फैमिली मेरी फैमिली से भी ज्यादा कंजर्वेटिव है। उन्हें पता चलेगा कि मेरे अंदर ऐसा बच्चा है जिसे ये दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे शादी के बाद। कुछ हेल्प करो मेरी।
अर्नव। अर्नव ने कहा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा? तुम्हें ये सारी बातें अक्षय के साथ डिस्कस करनी चाहिए, मेरे साथ नहीं। और मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी अक्षय के साथ रिलेशन में आने की। शादी के बाद करती तो शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, और मेरे हिसाब से तुम्हें भी रुक जाना चाहिए। क्या पता रिपोर्ट में कुछ गलत आया हो। अभी बच्चा तुम्हारे अंदर पूरी तरीके से बना नहीं है, तो रिपोर्ट कैसे कह सकती है कि तुम्हारा बच्चा अबनॉर्मल है? किंजल कुछ बोलने ही वाली थी कि अर्नव ने कहा, देखो, ये तुम्हारा और अक्षय का मामला है। मुझे जबरदस्ती इसमें मत घसीटो। मुझे अक्षय के साथ दोस्ती तोड़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर मुझे उससे दोस्ती तोड़नी होगी ना, तो मैं उसे सामने से जाकर तोड़ूंगा, किसी तीसरे की वजह से नहीं। मुझे मेरी फ्रेंडशिप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हुई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अर्नव सिंह अगर किसी से दोस्ती करता है तो बहुत शिद्दत से करता है। किंजल ने अचानक से कहा, मुझे कहीं छोड़ दो, वरना मैं अक्षय के साथ नहीं रह पाऊंगी। मैं इस अबनॉर्मल बच्चे के साथ रह लूंगी, लेकिन अक्षय के साथ नहीं देख सकती। वह हमेशा यही सोचेगा कि मैंने उसे ऐसा बच्चा दिया। मुझे कहीं छोड़ आओ, प्लीज। अर्नव बोला, स्टॉप बिहेविंग लाइक अ किड। तुम बच्ची नहीं हो और तुम्हें कहीं दूर जाना है। किंजल ने अर्नव का हाथ पकड़ लिया और बोली, हाँ, प्लीज मुझे कहीं दूर छोड़ दो। मैं महाराष्ट्र में नहीं रह सकती। तुम मुझे मनाली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, कोलकाता, साउथ इंडिया कहीं भी भेज दो, लेकिन मैं महाराष्ट्र में नहीं रह पाऊंगी। अगर मैं यहाँ रहूंगी तो डर लगा रहेगा कि कहीं अचानक से अक्षय मेरी आंखों के सामने ना आ जाए। प्लीज मेरा बच्चा बचाओ अर्नव। अर्नव ने अपना हाथ छुड़ाया और कहा, तुम्हें पता है ना कि अक्षय को क्या करना है फ्यूचर में? वो ट्रैवलिंग बिजनेस करना चाहता है, तो तुम कहीं भी चली जाओ, चाहे विदेश चली जाओ, वो आ ही जाएगा तुम्हारी आंखों के सामने। किंजल ने कहा, तो मुझे ऐसी जगह छोड़ो जहां अक्षय के आने की कोई चांस ही नहीं है। प्लीज प्लीज अर्नव, प्लीज हेल्प कर दो, क्योंकि मैं इस बच्चे के साथ अपनी फैमिली के साथ भी नहीं रह सकती। वो मुझे जान से मार देंगे। वो मेरे बच्चे को भी जान से मार देंगे और जबरदस्ती किसी और से मेरी शादी कराने की कोशिश करेंगे। मैं अक्षय से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। प्लीज प्लीज अर्नव, मुझे कहीं छोड़ आओ, वरना प्लीज, तुम्हें सरगम की कसम। अर्नव ने गुस्से से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, ये फालतू की बातों में मैं नहीं पड़ता। किंजल ने अपने आप को शांत करते हुए कहा, तुम पढ़ोगे जब बात तुम्हारी फैमिली या सरगम की आएगी। मुझे पता है, तुम बिलीव ना करके भी बिलीव करोगे। अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो मुझे छोड़ आओ या सरगम को खो दो। अर्नव को बहुत गुस्सा आ रहा था किंजल पर, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने कहा, कल रेडी रहना। किंजल के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह बोली, थैंक यू सो मच अर्नव, और प्लीज अक्षय को मत बताना कि तुमने मेरी हेल्प की थी। अर्नव ने कहा, बेवकूफ नहीं हूं जो उसे ये सब बताऊंगा। उसके बाद वो कार से निकला और वहां से चला गया। थोड़ी देर तक किंजल वहीं बैठी रही और फूट फूट कर रोती रही, फिर वो वहां से चली गई। अर्नव बेंच पर बैठा हुआ अपने सर को झुकाए सब कुछ याद कर रहा था कि तभी उसका फोन वापस बजने लगा। उसने देखा कि किंजल उसे फोन कर रही है। उसने फोन काट दिया। किंजल ने उसे वापस फोन किया तो अर्नव ने गुस्से से फोन उठाया और कहा, मैंने एक बार कहा था ना तुम्हें कि मेरी जिंदगी से चली जाओगी तो कभी मुझे कॉल मत करना, फिर कॉल क्यों कर रही हो? किंजल ने कहा, अक्षय को रोक लो, उसे बोल दो कि मुझसे डाइवोर्स ना ले। अर्नव ने कहा, जब तुम्हारा बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आ गया था तो तुम्हें अक्षय के पास चले जाना चाहिए था, लेकिन तुम 3 साल तक गायब रही। अब भुगतो। उसके बाद अर्नव ने गुस्से से फोन काट दिया। मेघ किंजल के पास ही था और उसे संभाल रहा था। किंजल जोर जोर से रो रही थी। उसने कहा, अर्नव मेरी हेल्प नहीं कर रहा। किंजल ने मेघ को अर्नव के साथ जो उसने प्लानिंग की थी वो सब कुछ बता दिया था। मेघ ने कहा, तुमने काम ही ऐसा किया है किंजल, मैं तो बस तुम्हारी साइड ले रहा हूँ, अक्षय की साइड नहीं ले रहा हूँ। वरना जो अर्नव कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। तुमने मेरे दोस्त के साथ चीटिंग की है। जब तुम्हें पता चल गया था कि तुम्हारा बच्चा सही सलामत है तो तुम्हें वापस आ जाना चाहिए था। कोई बहाना बना देती, लेकिन नहीं, तुम 3 साल दूर रही और अचानक से परी को लेकर प्रकट हो गई और बोली कि मुझसे शादी कर लो। ऐसे कैसे शादी कर ले? तुम्हें पता है ना कि जब उसने पहली बार परी को देखा था तो तुमसे क्या सवाल किया था, क्या कहा था उसने? किंजल मेघ की बात सुनकर सोचने लगी। जब अचानक से अक्षय के सामने आई थी, अक्षय ने कहा था,
वाह, शादी कर ली और बेटी भी आ गई। कहाँ है तुम्हारा पति? किंजल को बहुत हर्ट हुआ था अक्षय की इस बात से। उसे लगा कि अक्षय ने कभी उससे प्यार नहीं किया, जो उसने ऐसा सवाल किया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।